मोदी ब्रांड अभी है। अब यहीं से शुरुआत करता हूं कि जब हम आगे बढ़ते हैं चुनावों में, तो क्या जो बाहर डायस्पोरा में जाकर के जब आप अपनी बात रखते हैं तो उसका असर हिंदुस्तान में पड़ता है? क्या प्रधानमंत्री का भाषण जो अभी न्यूयॉर्क में होने वाला है वहाँ के प्रवासियों के बीच में, भारतीय प्रवासियों के बीच में, चाहे कायरो में जो वहाँ करने वाले हैं प्रधानमंत्री 24-25 तारीख को इजिप्ट में, उसका असर आने वाले चुनावों पर हम देखेंगे क्या? और यहाँ से क्या हम एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड को लिफ्ट होते हुए देख रहे हैं क्या? या और अगर ऐसा होता है तो 5-7 और भी विदेशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी कर लें, दूसरे देश में घूम के आ जाएं, वहां से सारी चीजें मस्त मस्त बिल्कुल हिंदुस्तान में उनकी पार्टी जीत जाएगी। नहीं राजीव जी, ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री जो वो एनआरआईज के बीच करते हैं, जाकर गुजरातियों के या एनआरआईज के बीच में रैलियां विदेशों में, इसके दो सिंपल से मतलब हैं। एक तो यह है कि जो उनका ऑलरेडी जो कुनबा है, जो समर्थक है, उसको बनाए रखने के लिए उसको लगातार एक खुराक चाहिए, वो वहां बना रहे। तो इसके लिए ये सब चीजें होती हैं। और दूसरा क्या है कि ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में कुछ एक विशेषता है या खास बात है या कमी है कि बाहर जाके विदेशियों से नहीं मिलते। वो दूसरे जब प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तो बाहर जाके उनके देशों के वैज्ञानिकों से, उनके स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोफेसरों से, छात्रों से मिलते थे। ये प्रधानमंत्री इसको अवॉइड करते हैं और उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि वो उनके ऊपर एक भारी बोझ है 2002 वाला, और वो लगातार उनके मन में एक शंका रहती है कि कोई मिल गया और उसने सवाल मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कि देखिए, विदेशों में जाकर अगर आपको विश्वगुरु बनना है तो उसकी एक, देखिए, विश्वगुरु बनने के लिए दिल बड़ा चाहिए। पहले भी यहाँ पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। अभी खबर है कि अमेरिका में एक मुस्लिम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट महिला जज बन गई जी। अमेरिका में मुस्लिम तो बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में है। इतना सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, इतना सिस्टम ऐसा है कि सबको मौके मिलते हैं, तब अमेरिका विश्वगुरु होता है। तो इसलिए अभी बहुत लंबी यात्रा यहाँ पे तय करनी है, खासकर बीजेपी आरएसएस को। दूसरी एक बात देखिए, जो चुनाव की बात है, जो आपकी हेडलाइन है, मैं गर्ग साहब भी बात कह रहे थे, जो बहुत वाजिब बात है कि देखना होगा कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक में जीती कैसे। बहुत स्मार्ट कैंपेनिंग किया, स्मार्ट टैक्टिक्स थी। एक कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं कि की मैसेज होता है, सेंट्रल मैसेज। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कैंपेन हो, उस की मैसेज से हटता नहीं है। बीजेपी का की मैसेज क्या है? नेशनलिज्म या हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। बीजेपी कभी भी उस की मैसेज से दाएं बाएं नहीं होती है। बीजेपी इस कंपटीशन में कभी नहीं पड़ती है कि वहां पे कर्नाटक में चुनाव हार सकते हैं तो हम सेकुलर बन जाएं थोड़े समय के लिए। बीजेपी ये प्रयास कभी नहीं करती है। एक चुनाव, दो चुनाव हारना उसको मंजूर है। ये समझना होगा दूसरी पार्टियों को भी कि अपने की मैसेज से आप नहीं हटे। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम पे चुनाव पे गए, रोजगार के मुद्दों पे चुनाव पे गए, महंगाई के मुद्दों पे चुनाव पे गए, फोकस रहे। 5 पॉइंट का प्रोग्राम कर्नाटक में दिया, फोकस रहे।
विचलित नहीं हुए, और आपके सामने रिजल्ट है। जी। और ये भी रिजल्ट है कि राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज का नाम लेकर कैंपेन स्टार्ट किया था और चुनाव हार गए थे। तो ये भी एक है। तो कोर मैसेज जो है वो उससे हटना नहीं है। और क्योंकि आपके पास जो लोग आज, जो गर्ग साहब कह रहे थे, आप अभी कांग्रेस के पास एक मूवमेंट है कांग्रेस की तरफ तमाम लोगों का, जो हमको कर्नाटक में दिखाई दिया कि बीजेपी सारी शेड्यूल ट्राइब सीटें हार गई। जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटें उसमें कांग्रेस को अच्छी बढ़त है। मुस्लिम्स ने जेडीएस के सारे उम्मीदवारों को हरा दिया। एसडीपीआई के उम्मीदवार सब हार गए, ओवैसी के सब हार गए, कांग्रेस के 15 में से 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। ये एक नया मूवमेंट है। और अगर इस मूवमेंट को अगर आप उन सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे जो समाज में एक गलत संदेश देते हैं, गलत मैसेज देते हैं, तो ये मूवमेंट कहीं ऐसा ना हो कि ये रुक जाए या उसकी दिशा बदल जाए। दूसरा एक बात, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए चैलेंज कहाँ है। कांग्रेस को, विपक्षी दलों को चैलेंज उन 190 करीब सीटों पे है जहां कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, और वहां पे उस 190 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% है, 175 सीटें। कांग्रेस का 15 सीटों का आंकड़ा है। बहुत आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यहाँ पे लगानी होगी, चाहे वो गठबंधन की हो, मुद्दों की हो, मैसेजिंग की हो, टैक्टिक्स की हो। इन अगर 190 सीट में आप अगर कोई नया काम करते हैं, नया वोट बैंक लाते हैं, तब आपको मतलब 2024 दिखाई दे रहा है। एक और बात मैं सिर्फ जोड़ूंगा कि मैं 2024 के, 2019 के या 2014 के डेटा से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता हूं। एक रेफरेंस है। बिल्कुल ये संभव है और पीछे हुआ भी है कि बीजेपी के 37% ना आए, वो पीछे जाए। वो पीछे जाएगा तो किसी और को बढ़ेगा वोट, ये बिल्कुल संभव है। तो ये रेफरेंस है केवल कि हाँ ये एक ट्रेंड है, लेकिन उस ट्रेंड को हमने पिछले 2-3 चुनाव में देखा है कि एक मूवमेंट है। उस मूवमेंट को किल नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। राजीव जी। जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ रख रहे हैं। अब हालांकि समय ख़त्म हो गया है, जल्दी मैं आता हूँ आप लोगों के पास में। संजय जी, आपके पास क्या विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों के फ़र्क, और अभी ट्रेंड की बात जो कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, लोकसभा 2019, पर्सनली मेरी बात अगर कहें